डियर स्टूडेंट, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। इस पे एक सेपरेट कंप्लीट 45 मिनट्स का वीडियो है जो कि आपको नीट और जेई लेवल के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। उसी चीज़ को आज मैंने एक सिस्टमेटिक डायग्राम में और प्लॉट किया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा। बल्कि ये कॉन्सेप्ट कल हम लोग काफ़ी क्लियरली पढ़ चुके थे। सो ज़रा देखिए आप, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों साइड ये प्रिंसिपल सेल हैं। ऐसे ये सेल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसे मैं दोबारा लिखता हूँ। ये न्यूक्लियस, देन प्रिंसिपल सेल के एल एम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है, जितने प्रोटॉन का नंबर है उतना प्रोटॉन का चार्ज लगना चाहिए, और अगर बराबर चार्ज लगता तो हम उसको एग्जैक्ट चार्ज, एक्चुअल चार्ज बोलते। लेकिन ऐसा नहीं था। जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं होता था, कुछ डिक्रीज हो जाता था। और ऐसे डिक्रीज चार्ज को जो फील करता था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग जेड ना बोल के जेड इफेक्टिव बोलते थे। मतलब जेड माइनस सिग्मा, स्लेटर कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को माइनस करने पर कुछ ना कुछ प्रोटॉन का चार्ज इधर उधर खर्च होता था। उसे माइनस करने के बाद एक नया चार्ज ही न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फील होता था, और उस नए चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते थे। पिक्टोरियल डायग्राम में मैं ये बताना चाह रहा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच रहा है। इधर भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपनी साइड खींच रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिट चार्ज है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन लग रहा है और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड द न्यूक्लियस खींचेगा, पुल कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दो हैं, फिर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, फिर ये आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली न्यूक्लियस खींचे उससे पहले ये बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करते थे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते थे, बाधा क्रिएट करते थे, स्क्रीन लेयर की तरह खड़े हो जाते थे, और उसी को बोला गया था स्क्रीन कांस्टेंट, जिसकी वजह से रियल जेड इफेक्ट जो था, जेड पावर था, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हो रहा। तो जो प्रोटॉन का जो रियल चार्ज था वो कहाँ खर्च हो जा रहा, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, उस रिपल्सन को कैंसिल करने में, नलीफाई करने में कुछ प्रोटॉन का चार्ज खत्म हो जाता था। इसका मतलब जो रियल में प्रोटॉन या न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां भी होंगे सेम इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज, दे कॉज रिपल्सन, एंड ड्यू टू रिपल्सन few of the proton charge destroy to न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये कल हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, जरा एक बार देखें। ये लिखा है द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर चार्ज बट pushed away from the nucleus by the repulsion of inner cell electron। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसको इनर सेल के कुछ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगाते थे, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस लेट से थर्ड सेल में था, बट न्यूक्लियस को फील हो रहा कि ये फोर्थ और फिफ्थ सेल में चला गया। इसका मतलब जो रियल फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उससे कुछ कम ही एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है, और इसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते। कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। टुडे आई वांट टू शो यू ओनली द पिक्टोरियल डायग्राम। आप इसे ड्रॉ करें, आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा। सो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से क्या आते हैं, पहले हमने पढ़ा जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव में क्या डिफरेंस है, देन फैक्टर अफेक्टिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड पेनिट्रेशन पावर या डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स। इसके बाद थर्ड टाइप का क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पीरियड जेड इफेक्टिव का
पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, अलोंग द पीरियड क्या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, और अलोंग द ग्रुप क्या ट्रेंड है। आज हम लोग यही बात आगे करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव इन अ पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव इन अ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इन अ पीरियड, क्या वैल्यू है वो आपको बिल्कुल रिमेंबर नहीं करना है, वो बड़ा डिफिकल्ट है। न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आते, एडवांस में आते, तो एडवांस के लिए मैं अलग लेक्चर्स आपको शेयर करूंगा, बट अभी हमारा मेन फोकस मेंस और नीट पर है, ताकि आप क्लियर समझ पाएँ। ये प्रायोरिटी पहले है रेदर देन बहुत बड़ा पढ़ाने के चक्कर में पूरा चैप्टर ही, पूरा कॉन्सेप्ट ही बोरिंग फील होने लगे, इस चीज़ से मैं बचना चाह रहा हूँ। सवाल ये कि अलोंग द पीरियड जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजेस। यहाँ पर देखिए जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड की हम बात करेंगे, पीरियड नंबर 1 में, पीरियड 2, पीरियड 3, थर्ड पीरियड तक की मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जेड इफेक्टिव कल हमने पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू रियल जेड माइनस एस, या इसी को हम बोलते हैं सिग्मा, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उसी को बोलते थे स्लेटर्स रूल। इससे हम इसकी वैल्यू पता करते हैं। रियल फैक्ट वैल्यू तो आप कैलकुलेट अभी नहीं मैं करना सिखाऊंगा, बट एक दो एग्जांपल जरूर बताऊंगा। बट आपको अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये कॉन्सेप्ट नीट और जेई मेंस आपसे पूछता है। न्यूमेरिकल्स में भी एडवांस पूछे, बट लास्ट 10 ईयर में ऐसा कोई क्वेश्चंस आया नहीं अभी तक। लेट्स सी। Z effective along the period is increases, Z effective increase in a period। तो इसका क्या रीज़न है ये मैं एक एग्जांपल्स के साथ करते हैं। लेट्स से मैंने लिखा लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। दिस आर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में एलिमेंट ये हमने लिखे, और हमें ये पढ़ना है कि अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इस कैलकुलेशन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे साइड वाइज ये बताऊं कि जैसे जैसे आप लिथियम से लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पर लेट्स से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ लिखा होगा 1s2 2s1, तो ये लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप बेरिलियम लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, देन यहाँ 2 और यहाँ 2। तो यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन था, इसे 2 इलेक्ट्रॉन का, इनर 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन मिल रहा था। यहाँ पे आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है और इनर 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन मिल रहा है। चलिए अभी तो कुछ समझ नहीं आया, लग रहा होगा क्या बोल दिया। लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं। क्या मतलब हुआ? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना मतलब प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होना। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। लेफ्ट टू राइट अगर आप आगे की साइड बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा, और एक्चुअली यहाँ पर सेल नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये ला पहली सेल और ये रहा दूसरा सेल, यहाँ पर भी ये इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में 1, यहाँ पर न्यूक्लियस, देन पहला सेल और दूसरा सेल, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बट आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, बट सेल नंबर लास्ट तक 2 ही रहेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियस अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, अपनी साइड श्रिंक करेगा, तो हम बोलेंगे कि साइज डिक्रीज कर रहा है, और साइज डिक्रीज करना मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होना।
सो लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड चलने पर, किसी भी पीरियड में जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं, और सेल नंबर कांस्टेंट रहता, ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट रहता है। तो क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा बट प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, और प्रोटॉन का नंबर बढ़ना मतलब कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पावर इंक्रीज हो रही, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो बाहरी सेकंड सेल से ही इलेक्ट्रॉन को खींचना इजी पड़ता जाएगा, क्योंकि सेकंड पीरियड में कोई सेल का नंबर चेंज नहीं हो रहा। सो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजेस बिकॉज प्रोटॉन चार्ज इंक्रीज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर ये प्रोटॉन का पावर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड विड्रॉ करेगा, अपनी साइड खींचेगा, साइज ऑफ एटम श्रिंक होगी। साइज ऑफ एटम श्रिंक होना मतलब जेड इफेक्टिव का इंक्रीज होना। इसी को मैं आपको कैलकुलेशन के फॉर्म में बताना चाह रहा हूं। इधर देखिए जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, मैं इधर लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स के तौर पर। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के मैं एक बार नाम लिखता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड द लास्ट वन इज नियोन। ये कुछ था। मैंने आपसे बोला लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। अब जेड इफेक्टिव आप कल पढ़ चुके, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा मतलब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो कि सील्ड का काम कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। इनर सेल और ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो कि सील्डिंग का काम कर रहे हैं, सील्डिंग और स्क्रीन का काम करते हैं फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को सील्ड करते, खुद जाके खड़े हो जाते हैं ताकि अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाए। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ, स्लेटर्स के कुछ रूल होते हैं, स्लेटर्स साहब ने बताए थे स्लेटर्स रूल, बट मैं ये बोलता हूँ कि आपके लिए 1% ही काम का है, 99% ना जेई मेंस पूछता है ना नीट पूछता है। तो मैं बोलूँ कि क्यों इस झंझट में फंसे, अभी के लिए कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ें। तो अब मैं आपको बोलता हूं कि लिथियम का जेड इफेक्टिव बताइए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका जेड इफेक्टिव अगर मुझे बोलना है तो ये होता है जेड माइनस स्लेटर रूल। सो मैं इसको लिख रहा हूँ 1s2 2s1। तो ये थी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन और ये इनर सेल। तो जेड कितना है 3 माइनस ऑफ इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, दो इसको स्क्रीन कर रहे हैं। सो इसका जो वैल्यू आ गया जेड इफेक्टिव दैट इज 1। अगर मैं आपसे बोलूं जेड इफेक्टिव ऑफ बेरिलियम, बोले एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन इज 2-2, तो इनर सेल में ऐसे लिखोगे 1s2 2s2। मैंने दोनों बोरवरी स्कीम और ऐसे बताया आपको। तो ये आउटर मोस्ट सेल है और उसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम कर रहे हैं। सो इसका जेड इफेक्टिव निकालोगे आप, ये निकलेगा जेड इज 4 माइनस, आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल में दो हैं, तो जो स्क्रीन करेंगे वो इनर सेल करेगी, आउटर मोस्ट से तो मतलब नहीं है। तो 2 माइनस करोगे तो जेड इफेक्टिव देखिए इंक्रीज हो गया। पहले जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1 आई अलोंग द पीरियड, अभी 2 आया। जेड इफेक्टिव ऑफ बोरोन की बात करें 5, तो ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। सो ये पूरी ही सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल में जो स्क्रीन का काम कर रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन। सो जेड इफेक्टिव ऑफ बोरोन इज इक्वल टू जेड इज 5 माइनस इनर सेल इज 2, देन जेड इफेक्टिव इज 3। So on increasing from left to right in the periodic table, on moving from left to right in the periodic table, Z effective get increases। यही मैंने आपको वर्ड्स में बोला था जिसे मैं रफ कैलकुलेशन के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। फिर एग्जैक्ट डाटा स्लेटर्स रूल से क्या आता वो बताऊंगा, बट एज सच बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी। सो अगला मैं अगर लिखूँ बोरोन के बाद एटॉमिक नंबर कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट सेल
तो इनर सेल स्क्रीन का काम करते हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बोलते हैं, स्लेटर्स रूल बोलते हैं। सो जेड इफेक्टिव ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 6 माइनस इनर इलेक्ट्रॉन इज 4, अगेन जेड स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेड व्हाट आई से कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। अगर मैं नाइट्रोजन 7, सो इसका जेड इफेक्टिव निकालूं, एटॉमिक नंबर इज 7 और इनर सेल इलेक्ट्रॉन देखिए 1s2 2s2 2p3, तो अंदर वाली सेल 1s के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम करेंगे, सो इट इज 5। देन अगेन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सो जेड इज 8, दैट इज 8 माइनस इनर इलेक्ट्रॉन, इसे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। सो पहली वाली सेल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम करते हैं, सो दैट इज 6। लास्ट जरा देखिए इधर, काफ़ी विजिबल है, मुझे लग रहा कोई पजल नहीं हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 लिखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, हमको 9 लिखना है, सो इट इज़ 2p5। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन तो 1s होगा, तो यहाँ पर 9 माइनस इनर इलेक्ट्रॉन इज 2 7, अगेन इंक्रीजेस। नियोन अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, सो 10 एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीन करने वाले तो केवल 1s के इलेक्ट्रॉन है, इट इज 8। सो कंटिन्यू देखिए आप, द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव गेट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड। इट मीन्स कि प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होने से, सेल का ऑर्बिट का नंबर कांस्टेंट होने से अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, जो कि मैंने आपको ये दिखाया भी है। अब इसका जो करेक्ट स्लेटर्स रूल की कुछ वैल्यू होती है 0.35 0.80, अपने अपने वो एक दो रूल हैं, बट अभी मैं स्किप करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बार बार उस चीज़ को रिकॉल ना कराऊँ। बट देखिए मैंने लिथियम के जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1 निकाली है, क्योंकि मैंने एक रफ डाटा यूज़ किया था। लिथियम की वैल्यू मैंने 1 निकाली, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4 5 6 7 और इस तरीके से 8। सो देखिए जेड इफेक्टिव गेट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड विदाउट एनी रूल को यूज़ किए हुए। इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू स्लेटर्स, कुछ अपने स्लेटर्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो एक दो रूल बोलते हैं कि पी डी और एफ ब्लॉक के लिए डेल्टा की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, एस और पी के लिए डिफरेंट होती है। सो आई डू नॉट वांट टू गो इन डिटेल। मैंने 1 लिखा, जो एग्जैक्ट आया, जो 1.25 आया 28 आया, इसका मैं रीज़न बता दूं थोड़ा सा। बाकी आपको देखिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एज सच लर्न नहीं करनी है। ये जो होल नंबर 1 2 3 4 5 है अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज द जेड इफेक्टिव, ये आपको शो करा दिया गया है। अब मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो 1.28 है वो ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू, इसका क्या मतलब एक बार देखिए। जैसे लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, सो ये हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद पहला सेल और ये रहा दूसरा सेल। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन जेड ई या प्रोटॉन का चार्ज, 3 प्रोटॉन का चार्ज लग रहा है, तो 3 प्रोटॉन का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसे केवल रियल में 1.28 का फील हुआ। बाकी जो इस इलेक्ट्रॉन का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन था वहाँ पर यूज्ड हो गया, वहाँ पे खर्च हो गया। इसका मतलब कि रियल में न्यूक्लियस के पास 3 प्रोटॉन का चार्ज था, दैट इज 3 प्रोटॉन का चार्ज, बट इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 1.28, जिसे मैंने रफली आपको 1 बताया, उसे 1 प्रोटॉन का चार्ज ही फील हो रहा है। मतलब द एग्जैक्ट पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस never will be experienced by the outermost valence shell electron, that's all. So I do not want to repeat it again and again. I think I clear it, all the statement and sentence I repeat very clearly, and minimum I repeat the concept twice or thrice, so no more required for the repetition. मैं ऐसा समझता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जेड इफेक्टिव इन अ ग्रुप।
जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड, देन पढ़ते हैं जेड इफेक्टिव इन अ ग्रुप। सो जेड इफेक्टिव निकालते हैं जेड माइनस एस या जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस और अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन अ पीरियड। ये स्टेटमेंट तो आपको समझ आया। और बाकी एक ये पॉइंट ये भी समझ लीजिए कि जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, अगर वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, अगर वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती तो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा। जस्ट अपोजिट है पीरियोडिक टेबल में, अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप, ग्रुप के साथ या पीरियड के साथ सेम प्रॉपर्टी डिफरेंट नेचर शो करेगी। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। जेड इफेक्टिव पीरियड में कांस्टेंट होता है, इस बात को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वल होता है या कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट वाला आ जाएगा 4s1। रुबिडियम इज 5s1, सीजियम इज 6s1। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इनर सेल तो 1 वाली होगी क्योंकि 2s तो सेकंड सेल होगी। तो लिथियम में ये न्यूक्लियस, देन फर्स्ट सेल, देन सेकंड। इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अट्रैक्शन जो अंदर न्यूक्लियस से था उसको ये नलीफाई कराते हैं इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। तो उसी पावर को हम लोग बोलते थे सिग्मा या एस यस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो जेड इफेक्टिव लिथियम का कितना निकलेगा, जेड इफेक्टिव ऑफ लिथियम इज इक्वल टू लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 माइनस अंदर सेल इलेक्ट्रॉन 2, वैल्यू आ चुका स्क्रीनिंग कांस्टेंट या जेड इफेक्टिव इज 1। इसी तरीके से ये तीसरा सेल आउटर मोस्ट सेल है तो बाकी सारे इनर सेल हो जाएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो हम लिखेंगे 11 माइनस ऑफ अंदर के इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन करेंगे थर्ड सेल को, तो ये 2 2 4 6 10। सो 10 11 माइनस 10 इक्वल टू अगेन 1। इसका मतलब कि जेड इफेक्टिव अलोंग द ग्रुप नीचे आने पर समवॉट कांस्टेंट ही आ रहा है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, सो दैट इज 19 माइनस 4s1 बाहरी सेल है तो इसके अंदर सारे 18 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ये अंदर जो भरा होगा वो 3p6 4s1 होता है और वो सारे काउंट करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट इज 19 माइनस 18 इज अगेन कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में कांस्टेंट है। ये 5s1 है तो यहाँ पर बाकी जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे वो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 प्लस 18 18 36 37। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37, सो 37 माइनस ऑफ 36 क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है, बाकी सारे स्क्रीन का काम करेंगे। अगेन द वैल्यू इज 1। 37 में फिर से 18 ऐड करोगे, 7 14 15, कैरी 1 इज 4 एंड 5, दैट इज सीजियम इज 55। केवल एक इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट सेल में तो बाकी 54 इनर होंगे। सो 55 माइनस 54, अगेन द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, अगेन द जेड इफेक्टिव वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। सो मुझे लगता है कि मैंने जो आपको एग्जैक्ट ये पॉइंट में कुछ वेरिएशन होता है जो कि ज़्यादा कुछ काम का भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि जेड इफेक्टिव अलोंग दी पीरियड इंक्रीज कर रहा है अलोंग द ग्रुप और टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप इट रिमेन कांस्टेंट और अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जो कि मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियरली समझ आया होगा एंड जेड इफेक्टिव टॉपिक गेट फिनिश्ड नाउ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा आप देखें। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब ये एटॉमिक रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको आगे सॉल्व कराया जाएगा। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट पर है जो कि स्लेटर्स रूल को यूज़ करके करना है। आप एक बार ट्राई करें, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको एडवांस का लेक्चर बनाऊंगा उसमें ये एक्सप्लेन करूंगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी नहीं पढ़ना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज सील्डिंग इफेक्ट। सो सील्डिंग इफेक्ट आप ऑलरेडी जानते हैं
कि पहले पेनिट्रेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं देन सील्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। पेनिट्रेशन आपको ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप पेनिट्रेशन पावर समझें। सवाल ये है कि सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम समझना चालू करते हैं। सो सील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज़ है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, और ये सेल नंबर है दैट इज कॉल्ड 1 2 3 या KLM सेल लिखी हुई है। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पे कुछ 4, देन 1, ऐसा मतलब रफली एक डायग्राम ड्रॉ किया गया। तो ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन पावर लग रहा है, ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा इनर सेल हैं। जितनी ज़्यादा इनर सेल होंगी उतना कम इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन लगेगा, इसका मतलब उतना कम जेड इफेक्टिव होगा। वही चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन किया कि डाउन द ग्रुप अप्रोक्सीमेटली 0 या कांस्टेंट या ना के बराबर जेड इफेक्टिव लगता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर हर एक पीरियड जैसे आप क्रॉस करोगे ऊपर से नीचे तो उतने ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट या सेल नंबर बढ़ते जाएंगे। 7th पीरियड के एलिमेंट अगर ऊपर से नीचे लोगे तो उसमें 7 सेल होंगी जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, और न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कोई अट्रैक्शन पावर नहीं लगेगा। तो इस अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन के अट्रैक्शन को कौन कम कर रहा है, कौन बाधा पहुंचा रहा है, दैट इज कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट। तो ये सील्ड बना के, स्क्रीन बना के, एक लेयर बना के अगर इसके सामने खड़े हो गए तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। वही पॉइंट मैंने लिखा है, द इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ सील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, so Z effective get decreases. So inner electrons are shielding electron. इनर इलेक्ट्रॉन जो थे वो सील्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जो सील्ड कर रहे थे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज सील्डिंग इफेक्ट। सो थैंक्स, दिस topic get finished now. In the next class we will start second periodic properties, that is atomic radii. Atomic radii काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वहाँ से कोई एक सवाल रिपीटेड ईयर में या जेई और मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।